बैठ, तुझे एक राज बताना है, लेकिन याद रख ये राज तेरे और मेरे बीच ही रहेगा। क्या राज दीदी? शाम के 5 बजे मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव मड़ैया। कच्ची सड़कें, टूटे खंभों पर लटकते बल्ब और दूर एक पुराना मंदिर जिसकी दीवारों पर काई जम चुकी थी। वैदेही और ईशाना एक पुरानी बस से उतरती हैं। चेहरों पर थकान है लेकिन आंखों में जिज्ञासा। ईशाना देख, वही मंदिर है ना? वैसे ही है जैसे अम्मा ने बताया था। हाँ, लेकिन इतना सुनसान क्यों है? शाम को तो मंदिर में लोग होते हैं ना। अरे यही तो रहस्य है। वैदेही देखो, वो बूढ़ी औरत हमें घूर रही है। सड़क के किनारे एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, झुकी कमर और आंखें जो सीधे वैदेही को ताक रही थी। कहाँ जा रही हो बिटिया? नमस्ते अम्मा, हम मंदिर देखने आए हैं। मंदिर बंद है, सूरज ढलने के बाद कोई नहीं जाता वहाँ, और तुम लोग बाहर की हो, समझो इतना। चल वापस चलते हैं। क्यों अम्मा, कोई पूजा नहीं होती क्या? बंद क्यों है? तारावती ने एक पल वैदेही की आंखों में झांका। उसमें कुछ था, पहचान जैसा, जैसे उसने ये चेहरा पहले कहीं देखा हो। फिर धीरे धीरे पलट कर चलने लगी। जो रात को उस मंदिर में गया वो वापस नहीं आया कभी। वैदेही और ईशाना दोनों एक दूसरे को देखती रह गईं। क्या मतलब इसका? मतलब यही कि रात से पहले हमें बहुत कुछ जानना होगा। दोनों ने गांव में एक सस्ते कमरे लिए। गांव की एक बुजुर्ग औरत किराए पर कमरा देती थी। कमरा छोटा था, एक चारपाई, एक टूटा पंखा और खिड़की से मंदिर दिखता था। वैदेही, सच में 5 साल में एक भी बार अपनी छुट्टियां सही से नहीं बिताई हमने। रोमांच भी तो एक तरह की छुट्टी होती है ना। तू पागल है या मैं पागल हूँ जो तेरे साथ आती हूँ? शाम के 7 बज रहे थे। वैदेही और ईशाना गांव में घूमने निकली। रास्ते में उन्हें एक किराने की दुकान मिली। दुकान में एक बूढ़ा आदमी था। वैदेही और ईशाना वहां से कुछ सामान लेने के लिए गईं। काका, ये मंदिर कब से बंद है? दुकानदार ये सुनते ही चौंक गया। इसने सुना नहीं शायद। काका, पैसे दो और जाओ। वैदेही ने पैसे रखे। जैसे ही वो मुड़ी, दुकानदार ने एक बात कही। जो पूछता है उसे भी बंद कर दिया जाता है। इतने धीरे कि शायद उसने खुद से कही थी। वैदेही रुकी, लेकिन जब पलटी, दुकानदार अंदर जा चुका था। रात का खाना खाने के बाद दोनों गांव की चौपाल पर बैठ गई, जहां एक बुजुर्ग बात कर रहे थे। चाचा जी, वो मंदिर, उसमें पूजा कब से बंद है? बुजुर्ग चुप हो गए, एक दूसरे को देखने लगे, फिर धीरे से उठकर चले गए। सिर्फ एक आदमी रुका, नीलकंठ, भैरव सिंह का बेटा। चौड़े कंधे, आंखें जो हर चीज तोलती रहती थी। तुम दोनों बाहर से आई हो, यहाँ के बारे में अभी कुछ नहीं जानती। वो मंदिर हमारा मामला है, तुम्हारा नहीं। लेकिन हम जानना चाहते हैं, धनिया नाम की एक लड़की जो पिछले महीने गायब हुई, वो हमारी रिश्तेदार है। धनिया तुम्हारी रिश्तेदार थी? थी मतलब वो मिल गई क्या? कुछ नहीं, जाओ सो जाओ, सुबह पहली बस से वापस चले जाना। नीलकंठ यहाँ से चला गया। ईशाना की सांसें तेज हो गईं। वैदेही, उसने थी कहा? धनिया के लिए थी कहा? मतलब यहाँ कुछ गंदा हुआ है और उस मंदिर में जवाब है। वापस जाते वक्त उन्हें रास्ते में एक और चीज दिखी। भैरव सिंह के घर की खिड़की से रोशनी आ रही थी और रोशनी में एक औरत का साया दिखा। वो खिड़की से बाहर देख रही थी, सीधे वैदेही की तरफ। वो कौन था? रत्नाबाई, भैरव सिंह की पत्नी। गांव में किसी ने उसका नाम नहीं लिया, लेकिन वो हमें देख रही थी। 3 साल पहले मड़ैया गांव, उसी मंदिर के सामने धनिया 16 साल की लड़की थी। हमेशा हंसती हुई आंखें, वो अपनी माँ के साथ रहती थी। बाप गुजर चुका था। उस दिन वो अकेले मंदिर जा रही थी। शाम को जब बाकी सब घर जा चुके थे, कुमुद दादी, कुमुद दीदी ने बोला था यहाँ आने को, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। अंदर से आवाज आई, आ धनिया आजा, दरवाजा खुला है। धनिया अंदर गई। मंदिर में दिए की रोशनी थी। कुमुद एक कोने में बैठी थी।
उसके पास कुछ पुराने कागज थे, भूरे सिकुड़े हुए। दीदी ये क्या है, इतनी रात को यहाँ क्यों बुलाया? बैठ, तुझे एक राज बताना है, लेकिन याद रख ये राज तेरे और मेरे बीच ही रहेगा। क्या राज दीदी? इस मंदिर के नीचे एक कमरा है और इन कागजों में भैरव सिंह का पूरा खेल है। गांव की जमीन, किसानों की जमीन उसने फर्जी दस्तावेजों से अपने नाम करवा ली है। धनिया ने कागज पकड़े। उसे पढ़ना कम आता था, लेकिन उसने एक नाम पहचाना। दीदी ये तो हमारे खेत का नाम है, ये हमारी जमीन है। हाँ, तेरे बाप की जमीन, जो तेरे बाप के मरने के बाद भैरव सिंह ने दबा ली। धनिया की आंखें भर आईं, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ बोलती दरवाजा खुल गया। भैरव सिंह खड़े थे, उसकी आंखें सीधे धनिया पर थीं। उसके पीछे नीलकंठ था। धनिया, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं वो पूजा करने आई थी। कुमुद। मुखिया जी। उसी पल धनिया भागी, कागज अपनी कमर में खोसे और दौड़ी अंधेरे में। नीलकंठ उसके पीछे दौड़ा, लेकिन धनिया गांव की गलियां जानती थी। वो निकल गई। उस रात के बाद धनिया कभी घर नहीं लौटी। रात के 11 बज रहे थे। वैदेही और ईशाना अपने कमरे में बैठी थी। वैदेही के हाथ में धनिया की डायरी थी, जो उसकी माँ ने वैदेही को देते वक्त रोते हुए कहा था, बेटी इसमें सब है, बस कोई पढ़े तो। वैदेही, मेरा दिल कह रहा है वापस चलो, ये जगह ठीक नहीं है। ईशाना सुन, धनिया ने लिखा है मंदिर के नीचे एक दरवाजा है, कुमुद दीदी ने बताया, और फिर अगला पन्ना फटा हुआ है। फटा हुआ मतलब किसी ने फाड़ा। आज रात हम उस मंदिर में जाएंगे। क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस बुढ़िया ने कहा था अगर रात को वो मंदिर कोई गया तो वापस नहीं आया। इसलिए तो जाना है। धनिया वापस नहीं आए, उसका सच हमें निकालना है। ईशाना ने लंबी सांस ली। डर था, लेकिन वैदेही का वो चेहरा वो ना रह सका। 5 साल की दोस्ती में उसने सीखा था, जब वैदेही की आंखों में वो चमक आती है तो बात खत्म हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी पिटाई पक्की है। ठीक है, पर तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। दोनों बाहर निकली। गांव रात में और सुनसान था। कुत्तों की आवाजें थीं दूर से, और मंदिर से काली छाया चांद के पीछे से झांक रही थी। अगर कोई भूत निकला ना तो मैं तुझे आगे करके भागूंगी। भूत नहीं निकलेगा, इंसान ज्यादा खतरनाक होते हैं। मंदिर पुराना था, पत्थर की सीढ़ियां थीं, काई लगी हुई, दरवाजा अध खुला था, जैसे कोई जानबूझकर खुला छोड़ गया हो। वैदेही और ईशाना अंदर दाखिल हुई। वैदेही, यहाँ ताजे फूल हैं, आज किसी ने चढ़ाए हैं। और ये तेल के दिए अभी बुझे हैं, अभी 1 घंटे भी नहीं हुए होंगे। कोई यहाँ था। अचानक एक आवाज आई, पत्थर पर पत्थर घसीटने की आवाज पीछे से। कोई है, चलो। नहीं, देखते हैं। अचानक एक चेहरा उभरा, एक औरत, घबराई हुई, थकी हुई। अंधेरे में तीनों की सांसें सुनाई दे रही थी। तुम कुमुद हो, मंदिर की पुजारन? हाँ, तुम वैदेही हो, धनिया के रिश्तेदार। तुम्हें कैसे पता? मुझे पहले से पता था तुम आओगी। धनिया ने तुम्हारे बारे में बताया था। वो कहती थी मेरी एक दीदी है शहर में, वो पत्रकार बन रही है, वो सच को ढूंढती है। आप ही हो दीदी जो उसे ढूंढ सकती हो। कुमुद ने एक पुराना दिया जलाया। उसकी रोशनी में उसका चेहरा दिखा, थका हुआ, डरा हुआ, आंखों के नीचे गहरे गड्ढे, सूखे होठ। बैठो, तुम्हें सब बताना है, लेकिन एक बात, इस मंदिर से बाहर मत जाना अभी। भैरव सिंह के आदमी रात को पहरा देते हैं हर रात। मैंने कहा था ना। बताओ धनिया कहाँ है? 5 साल पहले कुमुद जब 30 साल की थी, नई नई पुजारन बनी थी। उसके पति का देहांत हो चुका था। एक छोटा सा बच्चा गांव में काम नहीं था। भैरव सिंह ने खुद उसके घर जाकर कहा था, मंदिर में पुजारन की जरूरत है, महीने में 500 रुपए मिलेंगे, बस एक शर्त है। क्या शर्त है मुखिया जी? मंदिर की हर चीज में दखल मत देना, जो दिखे भूल जाना, जो सुनो भूल जाना। कुमुद ने कहा हाँ, पेट का सवाल था और बच्चे का भी सवाल था। लेकिन एक रात जब मंदिर सुनसान था, उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी, मूर्ति के पीछे से, जैसे कोई खरोच रहा हो।
कौन है? कोई जवाब नहीं, लेकिन आवाज फिर आई। उसने पत्थर के पास जाकर देखा, एक बड़ा काला पत्थर था। उसने ढकेला और पत्थर हिला। नीचे सीढ़ियां थी, अंधेरी, ठंडी, और नीचे से रोने की आवाज, किसी लड़के की। कौन है? कोई है? आवाज बंद हो गई, जैसे डर गई हो। कुमुद ने पत्थर वापस रखा। उस रात थर थर कांपती रही। अगले दिन भैरव सिंह से कुछ नहीं कहा, क्योंकि डर था, लेकिन उसके बाद से वो हर रात उस पत्थर के पास बैठकर सुनती थी। आवाजें आती थी, कभी रोने की, कभी दस्तक की। सालों तक वो सुनती रही, कभी नीचे नहीं गई, क्योंकि नीचे जाने का मतलब था भैरव सिंह के खिलाफ जाना, और भैरव सिंह के खिलाफ जाने का अंजाम वो जानती थी। मैं 5 साल से उस पत्थर के पास बैठकर सुनती रही। आवाजें आती थी, अलग अलग, कभी एक, कभी 2, और 3 साल पहले अब धनिया आई। मैंने उसे बुलाया था क्योंकि मुझे किसी की मदद की जरूरत थी। मैं अकेले नहीं जा सकती थी। धनिया का क्या हुआ? वो कहाँ गई? भैरव सिंह ने देख लिया था हमें। धनिया भाग गई थी उस रात। मैंने सोचा वो शहर चली गई, अपने किसी रिश्तेदार के पास, लेकिन तुम कहती हो वो गायब है, मतलब वो कहीं नहीं पहुंची। कुमुद जी, वो पत्थर अभी भी नीचे है? हाँ, मुझे अभी भी आवाजें सुनाई देती हैं, बहुत कमजोर, लेकिन सुनाई देती हैं। वो पत्थर कहाँ है? कुमुद उठी, मूर्ति के नीचे ले गई। वहाँ एक बड़ा काला पत्थर था, बिल्कुल दीवार जैसा दिखता था। अगर कुमुद ना दिखाती तो कोई पहचान ही ना पाता। यहाँ। तीनों ने मिलकर पत्थर को ढकेला और नीचे से ठंडी हवा का झोंका, और उसी हवा के साथ एक बहुत कमजोर, बहुत धीमी आवाज, एक लड़की की आवाज। वैदेही नीचे उतरी। ईशाना और कुमुद उसके पीछे थी। नीचे एक छोटा कमरा था, पुरानी दीवारें, गीला फर्श, छत पर जाले, कोने में एक चारपाई, और उस पर एक छाया। कोई है यहाँ? एक लड़की बेहोश, मैली, कुचैली साड़ी, बाल उलझे हुए, हाथ में कपड़े से बंधे हुए, लेकिन सांसें चल रही थी। हे भगवान! ये धनिया नहीं है, ये किसी और की बच्ची है। वैदेही ने लड़की के माथे पर हाथ रखा। तेज बुखार था, लेकिन जिंदा थी। कुमुद, इसे कितने समय से यहाँ रखा है? मुझे नहीं पता, मैं कभी नीचे नहीं आई थी। मैं सिर्फ सुनती थी, बस सुनती रही और कुछ ना कर सकी। इसके हाथ खोलो पहले, बाद में बात करना। तुम्हारा नाम क्या है? सुमित्रा। कहाँ से हो सुमित्रा? रामपुर गाँव, यहाँ से 10 कोस दूर। सुमित्रा का थोड़ा होश आया। मुझे भैरव सिंह के आदमियों ने उठाया था रात को। बोले थोड़ी देर के लिए मुखिया जी से मिलना है, फिर यहाँ बंद कर दिया। क्यों? तुमने क्या किया था? मैंने देखा था उस रात। क्या देखा था? भैरव सिंह और नीलकंठ वो जमीन बेच रहे, गांव की जमीन जो किसानों की है, फर्जी कागजों से। मैंने देखा था उन्हें एक बड़े आदमी से मिलते हुए। शहर से आया था, मैंने उसकी बातें सुन ली, उन्होंने मुझे देख लिया। वैदेही खड़ी हो गई। ये मामला अब साफ था। ये कोई भूत प्रेत का किस्सा नहीं था, ये एक जमीन घोटाला था। मंदिर का रहस्य असल में एक जेल था उन लोगों के लिए जो सच जान गए। कुमुद, धनिया भी यही जानती थी, इसलिए वो गायब है। मैंने धनिया को वो कागज दिखाए थे जो मुझे मंदिर की सफाई में मिले। मैंने सोचा था धनिया बाहर जाकर किसी को बता देगी, लेकिन मेरी वजह से वो फंस गई। कुमुद के गले में हिचकी आ गई। वो रोने लगी, चुपचाप, बिना आवाज के। वो कागज अभी कहाँ है? मेरे पास 5 साल से इन्हें छुपा कर रखा है। इन्हें जलाने की हिम्मत नहीं हुई और दिखाने की हिम्मत भी नहीं थी। वैदेही ने लिफाफा लिया। दिए की रोशनी में दोनों ने पढ़ा। वैदेही, इसमें तहसीलदार का भी नाम है और जिला पंचायत के किसी अफसर का भी। पूरे सिस्टम का नाम है यहाँ। भैरव सिंह अकेला नहीं है। तभी ऊपर से आवाज आई, भारी जूतों की आहट, 1 नहीं 2। कोई आ रहा है। भैरव सिंह के आदमी जो रात को चेक करते हैं। वैदेही ने तुरंत कागज अपनी कमर के अंदर खोसे। ईशाना ने सुमित्रा को सहारा दिया। सुमित्रा के पांव थरथरा रहे थे। कुमुद पत्थर की तरह दौड़ी। पत्थर वापस लगाओ और आवाज मत करना, जरा भी नहीं। पत्थर वापस जगह पर सरका। धीरे धीरे खड़खड़ाहट हुई, थोड़ी सी, बस जम गई। ऊपर कदम रुके और फिर एक आवाज।
बाबा, वो दोनों लड़कियां यहाँ आई हैं शहर से। एक धनिया के रिश्तेदार है, उन्हें कल सुबह तक रोको, मैं व्यवस्था करता हूँ। फोन बंद हुआ, कदम दूर होते गए। वो हमें रोकेंगे? वो जानते हैं हम यहाँ हैं? हाँ, लेकिन हमें सुबह से पहले निकलना होगा। कुमुद, कोई और रास्ता है क्या? हाँ, मंदिर के पिछवाड़े से एक पुरानी नाली है, संकरी है, लेकिन निकल सकते हो। मैं चलने की कोशिश करूंगी। वैदेही ने सुमित्रा का हाथ पकड़ा। हम साथ हैं। नाली से निकलते वक्त कुमुद सबसे पहले बाहर गई, फिर ईशाना और सुमित्रा। जैसे ही वैदेही बाहर निकलने लगी, किसी ने उसकी कलाई पकड़ी। वो चौंक गई। पीछे देखा, एक औरत 50 के आसपास उम्र, सफेद काले बाल, आंखों में कुछ कहने की छटपटाहट। तो वैदेही है, मैं रत्नाबाई, भैरव सिंह की घरवाली। वैदेही का दिल धक से रहा। यही वो औरत थी जो खिड़की से देख रही थी। तुम यहाँ क्यों हो? माफ करना बेटी, मैं जानती थी, सब जानती थी, लेकिन वो मेरा आदमी है ना, बच्चों का बाप है, मैं चुप रही। चुप रहने से लड़कियां कैद हुई? हाँ, और उसकी सजा मुझे जिंदगी भर मिलेगी। लेकिन कभी सुनो, धनिया वो गांव में है, सोनपुर। वहाँ मेरी एक पुरानी सहेली है, कस्तूरी, उसी के घर में धनिया छुपी है। मैंने ही भेजा था उसे वहाँ, उस रात जब वो भागी थी। वैदेही की आंखें चौड़ी हो गई। तुमने उसे बचाया था? कम से कम इतना तो कर सकती थी ना। जाओ, अभी जाओ और जो करना है करो। रत्नाबाई अंधेरे में वापस चली गई, जैसे आई थी, बिना आवाज के। रात के 4 बज रहे थे। चारों धीरे धीरे तारावती के घर की तरफ चली। ठंडी हवा, काला आसमान और दूर गांव की रोशनियां। वैदेही ने तारावती का दरवाजा खटखटाया। ओ राम, ओ राम, ये बच्ची। अम्मा, फोन है, जिला पुलिस को अभी फोन लगाना है। अंदर आओ, जल्दी आओ। ईशाना और कुमुद सुमित्रा को सहारा देकर अंदर लाए। तारावती ने एक पुराना मोबाइल फोन निकाला। उसने जिला पुलिस को कॉल किया। हाँ, थाना जिला मुख्यालय, मैं वैदेही बोल रही हूँ, मड़िया गांव से। मेरे पास एक अपहरण लड़की है, सुमित्रा रामपुर की, और मेरे पास जमीन धोखाधड़ी के दस्तावेज है। गांव का मुखिया भैरव सिंह, उसका बेटा नीलकंठ, दोनों इसमें शामिल हैं। सुबह 6 बजे जिले की पुलिस आई। वैदेही के हाथ में कागज थे, जमीन के फर्जी दस्तावेज। सुमित्रा गवाह थी। कुमुद ने 5 साल का बयान दिया। भैरव सिंह और नीलकंठ को उसी दिन हिरासत में लिया गया। गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, लेकिन वो सन्नाटा डर का नहीं था, वो राहत का सन्नाटा था। बेटी, मैं 5 साल से जानती थी, लेकिन डर के मारे मुंह नहीं खोला, माफ कर दो। अम्मा, तुमने दरवाजा बंद नहीं किया उस रात, हमें रोका नहीं, वही तुम्हारी मदद थी। तारावती मुस्कुराई। पहली बार उस मुस्कान में कोई राज नहीं था। फिर उसने एक पुरानी चिट्ठी निकाली, पीली पड़ी हुई। ये तेरी नानी ने लिखी थी मुझे बहुत साल पहले। नानी पहले से जानती थी? 3 हफ्ते बाद वैदेही को खबर आई, धनिया सोनपुर गांव में मिली, रत्नाबाई की सहेली कस्तूरी के घर में। वो ठीक थी, डरी हुई, दुबली हो गई थी, लेकिन जिंदा। वैदेही अकेली गई। धनिया एक छोटे से कमरे में बैठी थी। दीदी। हाँ, मैं हूँ। धनिया फूट फूट कर रोई। 3 साल का डर, 3 साल का अकेलापन, सब एक साथ बाहर आया। बाहर ईशाना खड़ी थी। वो आई चुपके से जब दोनों बाहर निकले। मैं डर गई थी, बहुत ज्यादा डर गई थी, सच में। मैं भी, लेकिन तू थी ना। ईशाना ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई। धनिया उसके पास आई। तीनों खड़ी रहीं धूप में, एक छोटे से आंगन में। 3 अलग अलग कहानियां सुनसान मंदिर के रहस्य में जाकर एक हो गए। दीदी, मेरे बाप की जमीन वापस मिलेगी, मैं वादा करती हूँ। धनिया ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में पहली बार 3 साल बाद विश्वास था।